Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying about the chapter Kings and Chronicles. Kings and Chronicles. And before it we had been studying about the point the imperial household. अब तक से हम लोग imperial household यानी कि जो शाही परिवार था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. एंड इन दैट टॉपिक we have studied about the domestic world of Mughals, about the polygamy system in Mughals and the hierarchy of wives, यानी जो उनकी पत्नियां होती थी तमाम उनको जो कैसे हाउ वेयर दे वैल्यूड, उन्हें कैसे जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी. एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्लेव्स इन देयर हाउस होल्ड, जो उनके दास होते थे उनकी क्या भूमिका होती थी. एंड financial powers which had been given to the queens and the contribution of the Mughal queens in construction works. And we also studied about the women's role in resolving the conflicts among the princes. यानी इन सब बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि उस शाही परिवार में घरेलू दुनिया में लोग कौन कौन रहते थे, उनमें मैरिज को क्यों वैल्यू दी जाती थी और तमाम जो उनकी वाइफ्स होती थी उन्हें कैसे जो है महत्व दिया जाता था, किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, और जो दासों का रोल था वो कैसा होता था, जो फाइनेंशियल पावर थी मुग़ल रानियों को वो कैसे दी गई थी, उनका क्या योगदान था कंस्ट्रक्शन वर्क में, और जो उनके कॉन्फ्लिक्ट होते थे मुग़ल प्रिंसेस के बीच में उन्हें कैसे वो सॉल्व करती थी. ठीक ना. और अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा द इम्पीरियल ऑफिशियल्स. यहाँ पे ये गलती से हो गया बेटा, द इम्पीरियल ऑफिशियल्स यानी शाही नौकर, शाही जो है अधिकारीगण, ठीक ना, जो कि उनके ऑफिशियल्स होते थे अधिकारी वर्ग, उसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग. इसमें पहला पॉइंट ले रहे हैं हम रिक्रूटमेंट एंड रैंक. रिक्रूटमेंट एंड रैंक. चलिए लेट अस स्टार्ट. मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली द अकबरनामा, मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली द अकबरनामा है प्रेजेंटेड, यहाँ पे हैज होना चाहिए था बेटा, हैज प्रेजेंटेड, ठीक ना, हैज प्रेजेंटेड सच ए विजन ऑफ एम्पायर. यानी जो मुगलों का इतिहास है उसमें विशेषकर अकबरनामा उसने जो विजन प्रस्तुत किया है किसका, ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की जो झलक उसने प्रस्तुत की है अकबरनामा ने, ठीक ना. तो अकॉर्डिंग टू दैट अकबरनामा इट इज़ क्लियर दैट ऑल द अथॉरिटी एंड एजेंसीज वेयर एग्जिस्टेड विद द रूलर. कहने का मतलब ये है जो भी अथॉरिटीज होती थी, जो भी एजेंसीज होती थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, चाहे आर्मी हो या ऑफिशियल्स हों, ऑल ऑफ देम वेयर एग्जिस्टेड विद द रूलर. उन सब का मालिक जो है रूलर ही होता था. ठीक ना. ये बात क्लियर हो जा रही है अकॉर्डिंग टू अकबरनामा. अकबरनामा में जो कुछ भी लिखा उसके अनुसार जो सम्राट होता था वही सर्वे सर्वा होता था, सारी चीज़ों को कंडक्ट करने वाला वही होता था. ठीक ना. चलिए उसके बाद चलते हम लोग. बट इवन थ्रू अदर रिच इंफॉर्मेशंस, थ्रू अदर रिच इंफॉर्मेशंस, कुछ ऐसी जो है सूचनाएं मिली हैं, जानकारियां मिली हैं, विच वेयर क्लोजली टू दीज हिस्ट्रीज, विच वेयर क्लोजली टू दीज हिस्ट्रीज ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक ना. ऐसी जानकारियां, ऐसी सूचनाएं जो मुगल इतिहास से जुड़ी हुई रही हैं, उनको जानने पर वी मे अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं क्या, द वे इन विच द इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. यानी मुगल साम्राज्य जो तमाम विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन पे जो है संस्थाओं पे डिपेंड था, वो कैसे चलता था उसके बारे में हम लोग जानकारी कर सकते हैं. तो चलिए इसको जानने के लिए हम लोग इस तरीके से चलते हैं पॉइंट वाइज दे करके. पहला द अपराटस ऑफ द मुगल स्टेट, यानी कि जो है मुगल साम्राज्य, जो मुगल राज्य था उससे अलग होकर के कौन कौन सी और बातें होती थी. तो चलिए चलते बेटा. इट हैज़ बीन क्लियर दैट द एम्परर्स वेयर
एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द नोबिलिटी ग्रुप। ये बात तो सही है कि जो सम्राट होते थे वो नोबिलिटी अभिजात वर्ग पे जो है डिपेंड होते थे, लेकिन हाउ दे अपॉइंटेड दिस द पीपल ऑफ नोबिलिटी ग्रुप, लेकिन नोबिलिटी ग्रुप के लोगों को वो कैसे रिक्रूट करते थे, विच वे आर लॉयल टूवर्ड्स द एम्परर है, यानी एम्परर कुड बिलीव ऑन दोज पर्सन्स हु बिलोंग टू नोबिलिटी ग्रुप, हाउ ही रिक्रूटेड देम। तो चलिए चलते हैं बेटा। वन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वॉज इट्स ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, यानी जो इसके अधिकारियों का जो ग्रुप होता था ना, वह एक पिलर माना जाता था मुगल साम्राज्य का, और वो क्या कहलाता था? द हिस्टोरियंस नेम्ड दैट ग्रुप द नोबिलिटी। इतिहासकारों ने उस ग्रुप को नाम दिया है नोबिलिटी। समझे बेटा, उसे नाम दिया गया है नोबिलिटी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। हाँ बेटा, तो इस नोबिलिटी ग्रुप को रिक्रूट कैसे करते थे वो लोग, हैं इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता था? तो चलिए हम इसको नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट में। डाइवर्स रिक्रूटमेंट, डाइवर्स रिक्रूटमेंट यानी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो डाइवर्स होती थी, दैट वाज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, वो तमाम भिन्नताएं लेके होती थी। है इट वाज नॉट श्योर दैट ऑल द ओनली द मुस्लिम्स वे रिक्रूटेड इन द recruitment, but instead of it all castes and the religions were recruited in that group। यानी किसी एक जाति को नहीं वहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाता था, बल्कि जो भी योग्य हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, उसे वहाँ पे रिक्रूट किया जाता था। तो चलिए चलते हम देखते हैं बेटा। द नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड, द नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक, एथनिक का मतलब बेटा सजातीय, एक द सेम ऑफ द सेम कास्ट, ठीक है ना। तो कैसे होता था? डाइवर्स एथनिक, वो तमाम जातियों वाले होते थे, एंड रिलीजियस ग्रुप्स, तमाम जो धार्मिक ग्रुप्स के होते थे। मतलब द नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स, जो नोबिलिटी वर्ग के लोग रिक्रूट किए जाते थे वो तमाम जातियों और धर्मों के लोग होते थे। ये नहीं था कि किसी एक धर्म या जाति के लोग हों, ठीक है ना। और रिक्रूट करते समय ये भी देखा जाता था कि अब उनकी पावर ऐसी न हो जाए दैट दे कुड चैलेंज टू द स्टेट अथॉरिटी। इस बात को ख्याल रखा जाता था कि भर्ती करते समय ये देखा जाए कि वो हमारे रूलर से भी पावरफुल ना हो जाए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। दिस इंश्योर्ड दैट नो फैक्शन, फैक्शन माने बेटा ग्रुप, कोई भी गुट जो है जो एज ए नोबिलिटी रिक्रूट किया जाता था, है तो ये किया जाता था। दिस इंश्योर्ड दैट नो फैक्शन वॉज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कोई भी गुट इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि वो स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंजिंग करने लगे, जो चुनौती देने लगे कि आई एम मोर पावरफुल देन यू, है आई एम चैलेंजिंग यू। इस तरह की बात न होने पाए, इस बात का ख्याल रखा जाता था। और द पर्सन्स विच वेर रिक्रूटेड इन द नोबिलिटी ग्रुप, दे वेर ऑफ several castes, several religions, even of other countries too. For example, you can see that there were several foreigners who were recruited in the official groups, such as there were some Iranian, Turani, and also Indians. समझ रहे आप? ये तो आए थे जो है टर्की से लोग आए थे, तो इनकी जो नोबिलिटी ग्रुप का जो रिक्रूटमेंट हो रहा था उसमें जो है इंडियन तो होते ही थे, ईरानी भी रिक्रूट किए गए और तुरानी भी, ठीक ना। ये टर्किश और ईरानी ये कौन थे, ये कब आए थे? दे एकम्पेनिड विथ हुमायूं, ये वो लोग थे जो हुमायूं के समय में आए थे। तो ये बात चले बेटा अकबरनामा के समय हाँ अकबर के समय की बात चल रही है। तो चलिए, द ग्रुप विच वॉज रिक्रूटेड बाय द अकबर, दोज वेयर
नेम्ड बकेट ऑफ फ्लावर्स, यानी द ऑफिसर्स ग्रुप वाज कॉल्ड बकेट ऑफ फ्लावर्स. इट मीन्स दोज वेर कॉल्ड बाय द नेम गुलदस्ता, उन्हें गुलदस्ता नाम दिया गया था. समझ आप. और ये लोग क्या समझे जाते थे बेटा, ये लोग ये समझे जाते थे दैट गुलदस्ता हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर. समझे आप, मतलब दे वे बिलीव टू बी लॉयल विद द एम्परर, टू द एम्परर. ये समझा जाता था कि इस गुलदस्ता ग्रुप के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने सम्राट के प्रति काफ़ी वफादार हैं, लॉयल्टी रखते हैं वो. ठीक ना. और इसके बाद चले चलते बेटा. फ्रॉम 1560 two ruling groups of Indian originated also recruited in the imperial services. 1560 के बाद से भारत के दो विशेष ग्रुपों को जो है उस इंपीरियल सर्विस में महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने लगे. एंड दोज ग्रुप्स वेयर राजपूत्स एंड इंडियन मुस्लिम्स. उसमें कौन से दो प्रमुख ग्रुप थे, वो थे राजपूत यानी क्षत्रिय वर्ग, और दूसरे थे इंडियन मुस्लिम्स जो भारतीय मुस्लिम थे ना, उनको जो है रिक्रूट किया जाने लगा. ठीक ना. एंड इंडियन मुस्लिम्स वेयर कॉल्ड शेख जादास. भारतीय मुसलमानों को शेख जादा नाम दिया जाता था. समझ बेटा. और फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट राजपूत हु वाज रिक्रूटेड एज एन इंपीरियल ऑफिसर वाज राजा भारमल कछवाहा. समझे आप. द फर्स्ट राजपूत चीफ हु वाज रिक्रूटेड एज एन इंपीरियल ऑफिसर वाज राजा भारमल कछवाहा हु वाज द किंग ऑफ अंबर. वो अंबर के राजा थे. कौन? राजा भारमल कछवाहा. ये कहाँ के राजा थे? ये राजा थे अंबर के. ठीक ना. और हिज ओन सन वॉज मैरिड गॉट मैरिड विथ अकबर. यानी राजा भारमल कछवाहा जो अंबर के राजा थे, इन्हीं की बेटी से अकबर का विवाह हुआ था. समझा. बट डू नॉट कंसिडर दैट द नेम ऑफ हिज डॉटर वॉज जोधा. नो, सी वॉज एनी अदर. वो दूसरी थी, जोधा नाम नहीं था. वट वॉज हर नेम आई डू नॉट नो, बट इट इज़ क्लियर दैट शी वॉज नॉट जोधा. ठीक है, चलिए चलते हैं आगे. हाँ, बिसाइड इट द मुगल्स आल्सो रिक्रूटेड दोज पर्सन्स हु हैड अ डीप नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी. है तो उसमें जो है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज रखते हों और जो एजुकेशन के मामले में काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं, उनको भी जो है प्रमोट किया गया, ऊंचे पद दिए गए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट राजा टोडरमल वॉज एन इंडियन, वॉज अ हिंदू हु बिलोंग टू खत्री कास्ट. यानी जो खत्री जाति के थे राजा टोडरमल. ही वॉज अपॉइंटेड बाय अकबर एज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक ना. वह अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे. ठीक है ना. क्योंकि इनको अकाउंटेंसी की जानकारी बहुत ज़्यादा थी, तो राजा टोडरमल को जो है वित्त मंत्री बनाया गया था अकबर के साम्राज्य में. ठीक है ना. एंड बेटा इट इज़ मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक दैट इरानियंस गॉट द हाई रैंक्स इन द रेन ऑफ जहांगीर. जहांगीर के शासनकाल में जो ईरानी थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन पाई, उन्होंने हायर रैंक प्राप्त किए उस शाही सर्विस में. ठीक ना. व्हाट वाज द रीजन आफ्टर दैट, इसके पीछे कारण क्या था? डू यू नो? द रीजन वाज दैट बेटा दिस वाज ऑल ड्यू टू अफेक्ट ऑफ नूरजहाँ. नूरजहाँ हु वाज नूरजहाँ? नूरजहाँ वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर. समझे बेटा. नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी एंड शी वॉज एन ईरानियन लेडी. और चूँकि नूरजहाँ ईरानियन लेडी थी, सो दैट से फेवर्ड टू इरानियंस. दैट इज़ वाई
the several Iranians got high ranks in the reign of Jahangir. ठीक ना? But it is also clear that in the reign of Aurangzeb, Aurangzeb preferred to those persons who were worthy for any post, and he appointed especially to Rajputs and Marathas in his royal services on high ranks. औरंगजेब ने जो अपने समय में राजपूतों और मराठों को विशेष स्थान दिया था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट डे सेंड करेंगे। अभी ये इसमें बाकी है, ठीक ना, अभी आधा हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। लेटेस्ट रिवाइज जो इंपीरियल ऑफिसर्स है इसकी कैसे होती थी व्यवस्था, रिक्रूटमेंट होती थी वो रैंक के अनुसार। तो रिक्रूटमेंट कैसे होता था, रिक्रूटमेंट जो होता था बेटा वो डाइवर्स रिक्रूटमेंट होता था, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑफ ऑन एनी एथनिक, किसी जाति पर और एनी रिलीजियस ग्रुप्स, इस पे बेस्ड नहीं होता था। इंस्टेड ऑफ इट हु विच पर्सन वॉज वर्क फॉर एनी पोस्ट ही वॉज अपॉइंटेड फॉर दैट रैंक। जो व्यक्ति जिस रैंक के लिए होता था उसको उस पर जो है अपॉइंटमेंट दिया जाता था। एंड देयर वर अपॉइंटेड सेवरल persons who belong to other caste, other religions, and also to other countries. For example, you can see that several Iranian and Turanian were also recruited in official services. And in the reign of Jahangir, especially Iranians got high ranks due to Nur Jahan, because Nur Jahan was also an Iranian who favored the Iranians. But in the reign of Aurangzeb, especially Rajputs and Marathas who had worthiness, they were appointed on high ranks. जो योग्य थे, जो जिनके पास एबिलिटी थी, उनको ऊंचे स्थानों पे जो है रखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है ना, दैट्स ऑल, थैंक यू।